हाँ जी, आज हमारी हिस्ट्री की क्लास है। इससे पहले पॉलिटी की क्लास हमारी चली हुई है, 6 क्लासेज हो चुकी हैं। आज ये फर्स्ट क्लास होगी आपकी हिस्ट्री की, और साथ के साथ में हम ज्योग्राफी को भी स्टार्ट कर देंगे, इकोनॉमी को भी स्टार्ट कर देंगे, और हरियाणा जीके विद मैप उसको भी स्टार्ट कर देंगे, और मिसलेनियस जीके जो आपकी रहती है विविध जीके, उसको भी हम धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। आपको बीच बीच में एक दो वीडियो आपको अवेलेबल मैं करवा दूंगा। यहाँ पर हिस्ट्री की क्लास फर्स्ट है, और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, किस प्रमुख स्रोत के कारण हमारे देश को, हमारे अक्षेत्र को भारतवर्ष पुकारा जाता था। हमारे इस अक्षेत्र को है, भारत का जो अक्षेत्र है, इसको पहले भारतवर्ष पुकारा जाता था। तो ये किस रिसोर्सेज से हमें देखने को मिला है, यानी किन किन चीजों से हमें ये चीज देखने को मिली है कि भारतवर्ष जो नाम पुकारा जाता था वो हमें कहां कहां से देखने को मिल रहा है। तो ये इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा, यानी ये सभी चीजों से हमें भारतवर्ष का नाम हमें देखने को मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण से भी, मत्स्य पुराण से भी, और वायु पुराण से भी। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और क्या क्या तथ्य रहे थे वो चीजें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, वेद व्यास के अनुसार राजा भरत का देश, यानी राजा जो भरत होते थे वो काफी प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। किसके अनुसार? वेद व्यास के अनुसार। देखिए, सबसे पहले तो आप जिस देश में रह रहे हो, भारत देश है हमारा, तो इसका जो नाम रखा गया था वो किन किन रिसोर्सेज से हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जिस देश में आप रह रहे हो, कि हमारे जो भारत का नाम जो है उसका अस्तित्व क्या रहा है। तो है ना, ये चीजें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। फिर हम हिस्ट्री को धीरे धीरे हम ऐसी चीजों को सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजों को, और आपको मजा भी आने वाला है। यहां पर देखिए, वेद व्यास के अनुसार कहा गया है कि राजा जो भरत हुआ करते थे, दुष्यंत के पुत्र, दुष्यंत राजा के पुत्र भरत जो हुआ करते थे, जिन्होंने चारों दिशाओं की भूमि को जीत लिया था, तो इनके नाम पर हमें भारतवर्ष का नाम देखने को मिलता है। भारतवर्ष का नाम हमें देखने को मिलता है राजा भरत के नाम पर। ये कहना है वेद व्यास का। और किस में हमें ये चीज देखने को मिली है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में ये चीज हमें देखने को मिली है कि ये लैंग्वेज में ही लिखा गया है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, कि महाराजा मनु द्वारा प्रजा का उद्धार। तो महाराजा मनु द्वारा प्रजा का भरत पोषण हुआ। तो ये काफी बुक्स में हमें ये जो वर्ड देखने को मिलता है, भरत पोषण, महाराजा मनु द्वारा प्रजा का भरत पोषण हुआ। तो इस लैंग्वेज से हमें देखने को मिलता है कि भरत पोषण से भारतवर्ष नाम रखा गया। तो ये भी आप चीज देखिएगा। मत्स्य पुराण से हमें ये चीज देखने को मिलती है कि राजा मनु द्वारा प्रजा का भरत पोषण हुआ। तो इस हिसाब से हमें ये मत्स्य पुराण से देखने को मिलता है, भारतवर्ष नाम यहाँ से भी रखा गया। तो काफी अलग अलग जो रिसोर्सेज है वहां से देखने को मिलते हैं, एक मत नहीं देखने को मिलता है हमें। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर देखिए, वैदिक आर्यों की भरत जाति। अब वैदिक आर्यों की भरत जाति होती थी, इसको श्रेष्ठ मानते थे, और ये काफी विकसित जाति थी, या आप किसी भी फील्ड में लगा लीजिए, जैसे कि सामाजिक विकास इनका अच्छा हुआ था, और आर्थिक विकास इनका अच्छा हुआ था, राजनीतिक विकास इनका अच्छा हुआ था। तो ये हमें तथ्य देखने को मिलते हैं कि वैदिक आर्यों की जो भरत जाति थी, इनके नाम पर भी भारतवर्ष नाम पड़ा। तो ये चीज हमें यहाँ से भी देखने को मिलती है, कहां से? वायु पुराण से। तो ये वायु पुराण से चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ये 3 रिसोर्सेज तो हमने देख लिए। यहाँ पर जैन ग्रंथ के बारे में भी देख लेते हैं, जो कि ऋषभ देव जैन धर्म के जो संस्थापक रहे थे, इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम क्या था? भरत था। तो उनके नाम पर भी भारतवर्ष जो नाम हमें देखने को मिल रहा है, कहां पर? जैन ग्रंथों में। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भारतवर्ष जो है, ये हमारा जो भारत नाम है, इसका अस्तित्व कहां से था, है ना। ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ईरानियों द्वारा भारत को दिया हुआ नाम है। ईरानियों द्वारा जो भारत को नाम दिया हुआ है वो कौन सा नाम है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। देखिए, ईरानियों द्वारा ये हिंदुस्तान नाम दिया गया है, क्योंकि जो ईरानी जो थे वो सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे आकर बसे थे, यानी सबसे पहले वहीं आए थे। और ये ईरानियों को आपको पता होगा कि ये स को ह बोलते थे, स को ह बोलते थे। तो सिंधु नदी को इन्होंने हिंदू पुकारा, तो सिंधु को इन्होंने हिंदू पुकारा, और यहाँ पर जो नाम रखा गया वो हिंदुस्तान रखा गया। किनके द्वारा?
ईरानियों द्वारा। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए क्योंकि ये स को ह बोलते थे। तो जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, तो उस समय जो भाषा हुआ करती थी वो सिंधी भाषा हुआ करती थी। स को ह कर दिया इन्होंने, यानी सिंधी भाषा को इन्होंने हिंदी भाषा, अभी जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है तो इसको हम हिंदी बोलते हैं। अब ये सिंधु की वजह से बोलते हैं ना, तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। ये चीज हमने देख ली है, आपको मैंने बता दी है। और यूनानियों द्वारा, अब इंडिया जो नाम दिया गया वो यूनानियों द्वारा दिया गया। अब वो सिंधु नदी को इंडस बोलते थे, सिंधु नदी को क्या बोलते थे, इंडस बोलते थे। तो इसी वजह से हमारे देश का नाम इंडिया भी रखा गया। और वहां पर क्षेत्र में जो सिंधु नदी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इंडियन कहा जाता था। तो यूनानियों द्वारा, सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए, यूनानियों द्वारा इंडिया नाम रखा गया और ईरानियों द्वारा हिंदुस्तान नाम रखा गया, है ना। तो ये वजह भी आपको पता चल गई होंगी किस वजह से ये हमें इंडिया नाम रखा गया और हिंदुस्तान, है ना, और भारतवर्ष। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्राचीन भारत का ऐतिहासिक नाम था। अब प्राचीन भारत का नाम पूछ लिया जाए, ये तो बाद की बातें हैं ना, हिंदुस्तान और ये इंडिया, ये बाद की बातें हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, भारतवर्ष। तो जो कि हमें बड़े बड़े ग्रंथों में ये नाम देखने को मिलता है, महाराजा राजाओं के नाम से, भरत नाम के नाम से, जो कि हमने पीछे पढ़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, जो कि प्राचीन भारत के ऐतिहासिक नाम हमें भारतवर्ष देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फोर्थ क्वेश्चन है, पाषाण युग कितने भागों में विभक्त था। अब पाषाण युग के बारे में भी आपने सुना होगा, कैसे मानव ने अपना विकास किया, पत्थरों का युग इसको बोलते हैं ना। तो कैसे पत्थरों से आग का आविष्कार किया, कैसे पत्थरों से उसने हथियार बना करके उनका इस्तेमाल किया। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। पाषाण युग से एक दो क्वेश्चन हमें काफी एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो ये पाषाण युग जो है वो कितने भागों में विभक्त था, ये 3 भागों में विभक्त था। कितने, 3 भागों में। और कौन कौन से ये भाग थे, देखिए, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनको भी डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल को भी जैसे डिवाइड किया गया है, मध्य पाषाण काल को भी, नव पाषाण काल को भी, इनको भी आगे जाके डिवाइड किया है। ज्यादा हम डीपली पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये डीपली जो आता है बड़े बड़े ए ग्रुप के एग्जाम में, बी ग्रुप के एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। आप जो तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, रेलवे या फिर एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जो भी आप सीएचएसएल जिसकी भी तैयारी कर रहे हो इन एग्जाम्स की, उसमें ये काफी हेल्पफुल साबित होंगे ये क्वेश्चंस आपके लिए। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मानव सभ्यता को धातु युग में बांटा गया। अब धातु युग में भी बांटा गया है, वो कितने युग में बांटा गया है, वो भी 3 युग में बांटा गया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सी हैं ये चीजें भी आपको दिखा देता हूँ। ताम्र युग है, एक कांस्य युग है, एक लौह युग है। यानी कौन कौन से काल में हमें तांबे का जो प्रयोग हुआ वो किस किस काल में हुआ। कांस्य का युग, कांस्य युग जिसको हम सिंधु सभ्यता युग को भी बोलते हैं, यानी वहां के काल को भी बोलते हैं। लौह युग जो कि वैदिक में आकर के, वैदिक सभ्यता में आकर के लोहे का प्रयोग होने लगा। तो ये चीजें हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, जो कि मानव सभ्यता के धातु युग में बांटा गया वो 3 भागों में बांटा गया, और पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, छठा क्वेश्चन है, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की आविर्भाव जो हुआ वो कौन से काल में हुआ। ये क्वेश्चन ये इसमें पूछा गया है। जो काल रहा था, जो मध्य पाषाण काल रहा था, वो कब से कब तक रहा था, ये चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पूरा पाषाण काल जो रहा था वो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के पूर्व 9000 ईसा पूर्व तक रहा था। पूरा पाषाण काल का आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए काल के बारे में, तो आप क्या देखिए यहाँ ये ध्यान में रखेंगे, 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व। अब मध्य पाषाण काल जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका काल क्या रहा था, 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व रहा था। ये आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर नव पाषाण काल के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो आपसे 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक ये नव पाषाण काल रहा था। तो इन सभी कालों के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण का देश भारत कहलाता है, ये किस स्रोत में लिखा गया है, यानी देखने को मिलता है। अब ये चीजें ध्यान में रखिएगा। देखिए उत्तर, देखिए समुद्र के,
ये देखिए, समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण का देश, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण का देश हमारा भारत कहलाता है, तो ये स्रोत कहां से है, कहां से ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो वायु पुराण, वायु पुराण से ये लाइन हमें, ये जो स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती है हमें भारतवर्ष को लेकर के, तो ये ध्यान में रखनी है। वायु पुराण से हमें देखने को मिला है समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण का देश, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर पाषाण कालीन मानव के नर कंकाल प्राप्त हुए। अब जैसे कि आपने सिंधु सभ्यता में काफी साइट्स को देखा होगा, कहां कहां से कौन से रिसोर्सेज से कौन कौन से साक्ष्य प्रमाण हमें देखने को मिले थे। तो यहाँ पर अब पाषाण कालीन की बात हो रही है, तो इसमें मानव के जो नर कंकाल हमें देखने को मिले थे वो सराय नाहर से मिले थे। कहां से? सराय नाहर से मिले थे। ये उत्तर प्रदेश में है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, मध्यपुरा पाषाण काल को किसने फलक संस्कृति का नाम दिया। अब फलक संस्कृति का नाम दिया किसको दिया? मध्यपुरा पाषाण काल को दिया। किसने दिया ये पूछा है इस क्वेश्चन में। सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, मजूमदार। ये जो है सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से रिलेट करते हैं, और एच.डी. सांकलिया ने इसे फलक संस्कृति का नाम दिया। किसे? मध्यपुरा पाषाण काल को। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। ये बाकी जो विद्वान जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी किस चीज से रिलेट करते हैं? सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, है ना। आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उनमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, पूरा पाषाण काल के हथियार एवं उपकरण किन पत्थरों से बनाए जाते थे। तो किन पत्थरों से बनाए जाते थे? पूरा पाषाण काल के जो हथियार जो है वो किन पत्थरों से बनते थे? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, जैस्पर एवं चर्ट। जैस्पर एवं चर्ट ये पत्थर है, तो इन पत्थरों के ये हथियार बनाए जाते थे, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 11वां क्वेश्चन है हमारा। देखिए, वर्तमान प्रजाति के मानव के समक्ष प्रजाति कौन सी है जिसका उद्भव जो है वो 50,000 वर्ष पूरा हुआ था। जो अभी जो करंट में मानव प्रजाति है, जैसे मैं हूं, आप हो या बाकी सब लोग हैं, जो प्रजाति है वर्तमान में, इसका जिसका उद्भव जो हुआ था वो 50,000 पूरा हुआ था। तो ये जो एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है जो कि हमारी प्रजाति का है, वो कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? होमोसेपियन होगा। जो ये वैज्ञानिकों ने हमारी इस प्रजाति को नाम दिया है, मानव जाति को, जो अभी करंट में है ना। तो होमोसेपियन आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। देखिए ये चीज वो देखिए यहाँ पर, उत्तर पूरा पाषाण काल की प्रजाति, जो होमोसेपियन को है ये उत्तर पूरा पाषाण काल की प्रजाति भी बोलते हैं, जो कि ये 50,000 पूर्व की प्रजाति है। ज्ञानी मानव की भी संज्ञा इसे दी गई है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ज्ञानी मानव की संज्ञा भी दी गई है, उत्तर पूरा पाषाण काल की प्रजाति भी इसे कहा जाता है, होमोसेपियन को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, पूर्व पाषाण काल के मानव की प्रजाति थी। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर पूरा पाषाण काल की प्रजाति कौन सी थी? होमोसेपियन थी। तो होमोसेपियन तो होगा नहीं, है ना। तो देखिए, उत्तर पूरा पाषाण काल की प्रजाति मैंने आपको बताई थी ना, होमोसेपियन तो होगा नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा वो नेग्रिटो होगा। नेग्रिटो जो है वो पूरा पाषाण काल की मानव की प्रजाति कहलाती थी, नेग्रिटो, है ना। और उत्तर पूरा पाषाण काल की प्रजाति होमोसेपियन, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। ध्यान में रखिएगा आप ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, 13वां क्वेश्चन है। प्राग ऐतिहासिककालीन मानव के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शंस कौन सा है जो कि आपके प्राग ऐतिहासिक काल से संबंध रखता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, वह लेखन विधा से अपरिचित थे। यहाँ पर जो इसकी लेखन विधा जो थी वो आद ऐतिहासिक थी, यानी प्राग ऐतिहासिक जिसको हम बोल देते हैं, जो कि हम जो इनकी जो लिपि जो है हमें जो पढ़ने को देखने को मिली है, ये चित्रों से देखने को मिली है, संकेतों से देखने को मिली है, यानी ये वे लेखन विधा से अपरिचित थे। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, लेखन विधा से अपरिचित थे, है ना। चलिए, आपको ये जो नाम दिख जाए ना प्राग ऐतिहासिक, तो आप ये देखिएगा कि ये लेखन जो इनकी लिपि थी वो क्या थी? चित्रात्मक थी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। कोई लिखित रूप से हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है तो उसकी लिपि को हम पढ़ नहीं सके हैं, यानी हम उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
भारतीय इतिहास की लेखन प्रक्रिया कब से शुरू हुई? जो लेखन प्रक्रिया है आधुनिक पूछा है यहाँ पर। भारतीय इतिहास की लेखन प्रक्रिया, आधुनिक प्रक्रिया जो है वो शुरुआत हुई थी वो 18वीं शताब्दी से हुई थी। कहां से हुई थी? 18वीं शताब्दी से हुई थी, जो कि ये काल रहा था वॉरेन हेस्टिंग का और सर विलियम जोन्स का काल रहा था। एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसमें ईस्ट कंपनी का जो है ये काफी यहाँ पर भूमिका रही थी ये चीज भारतीय इतिहास को लिखने में, है ना। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। 18वीं शताब्दी में 1784 के आसपास जो है ये लेखन प्रक्रिया यहाँ से शुरू हुई थी। 15वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का इतिहास कितना पुराना है? तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का विकास जो है वो कितना पुराना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 48 अरब वर्ष होगा। जो 48 अरब वर्ष है ये पृथ्वी के इतिहास का पुराना इतिहास हमें देखने को मिलता है। किनके अनुसार? भूवैज्ञानिकों के अनुसार। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन आज की हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द लेकर आऊंगा और साथ में हम ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की और साथ में हरियाणा मैप जीके और विविध मिसलेनियस जो है जीके हमें देखने को मिलती है, उसकी भी आपको एक दो वीडियो बीच में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।